नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव फिलहाल कुछ दिनों के लिए नहीं होंगे। ये उपचुनाव त्योहारों के बाद हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिव से उपचुनाव को लेकर इनपुट मांगा था, जिस पर मुख्य सचिव ने प्रदेश में बाढ़, कोरोना और त्योहारों का हवाला देते हुए उपचुनाव को इनके बाद कराने उचित बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर ये इनपुट दिया गया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियों के बाद 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इनके चक्कर में रहोगे तो काम नहीं कर पाओगे और बाद में कोई पूछेगा नहीं, इसीलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं का क्रेडिट लेने की बात कही। सीएम ने मोर्चा और प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर पर टीम खड़ी करने की बात भी कही। वीडी शर्मा ने मोर्चा अध्यक्षों से कहा है कि 30 तारीख तक मोर्चा जिलाध्यक्ष बनाना है। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि हम इतनी बड़ी ताकत से मैदान में उतर जाएं तो उपचुनाव नहीं हारेंगे। बैठक के बाद वीडी शर्मा ने कहा, युवा मोर्चा एक बूथ 10 यूथ का अभियान जमीनी स्तर तक ले जाएगी। सभी मोर्चा जमीनी स्तर तक अपना काम खड़ा करेंगे। बैठक में इस अभियान पर चर्चा हुई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। मोर्चा और प्रकोष्ठों की अपनी जो भूमिका है उस पर चर्चा आज सामूहिक तौर पर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे वरिष्ठ सभी आज कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे हैं। सभी मोर्चों को सामूहिक तौर पर आज बुला करके उनकी आगामी रणनीति तैयार भारतीय जनता पार्टी ने की है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस ने बड़ी बैठक की है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है, जिस तरीके से पार्टी ने दमोह उपचुनाव जीता, ठीक वैसे ही पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव भी जीते। पार्टी ने मंडलम कमेटियों का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के संगठन प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि उनके प्रभार वाले जिलों में मंडलम और सेक्टर कमेटियों के गठन का काम लगभग पूरा हो गया है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने सेक्टर कमेटियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि पार्टी ने हर 3 मंडलम कमेटियों पर एक सेक्टर कमेटी बनाने का फैसला किया। वर्मा के मुताबिक ये फॉर्मूला कांग्रेस ने दमोह में अपनाया था, जिसके चलते पार्टी की दमोह उपचुनाव में जबरदस्त जीत हुई। और कमलनाथ जी की मन की इच्छा ये है कि 2023 की तैयारी हम आज से करें और मंडलम और सेक्टर को मजबूत बनाएं। कांग्रेस बूथ स्तर पे अपने संगठन को मजबूत कर रही है। लगभग 60-70% हमारा बूथ स्तर का काम हो गया था। एक समीक्षा बैठक है मंडलम सेक्टर को लेके। मध्य प्रदेश की सियासत पिछले कुछ दिनों से बिजली की कटौती और बिजली की कमी को लेकर गरमा रही है। अब खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार कमलनाथ सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलकर उसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने वाली है। खबर यह भी है कि इंदिरा गृह ज्योति योजना 98 लाख हितग्राहियों की सब्सिडी में भी कटौती करेगी। योजना के हितग्राहियों को महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपये का बिल देना होता है, लेकिन अब 100 यूनिट के लिए 100 रुपये ही लिए जाएंगे, पर उससे अधिक यूनिट होने पर उसका अलग से भुगतान होगा। अभी घरेलू दर औसतन 8 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट है। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनौती दी है कि अगर भाजपा ये फैसला लागू करती है, सरकार ये फैसला लाती है, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इतना अधिभार चढ़ गया मध्य प्रदेश की सरकार पे केंद्र का कि केंद्र सरकार ने कोयला देना बंद कर दिया। वहां भी दिल्ली में इनकी सरकार, यहाँ भी इनकी सरकार, और हालात ये हैं कि प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल वो लालटेन युग लाने की तैयारी। कांग्रेस तो केवल
इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी इससे बाहर नहीं निकल रही। और ये नेहरू परिवार को केवल महिमा मंडन करने का काम जब रुकता है तो उनके पेट में दर्द होता है। और भोपाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, बिजली की कटौती, बिजली की कमी, प्रोडक्शन की कमी, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा। अब एक बार फिर से इस पर कुछ और नए बयान आ गए। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते 10 दिन से मध्य प्रदेश की सियासत जो है बिजली और पावर कट के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा पावर कट को लेकर जो मध्य प्रदेश में हालात बने थे उसको लेकर जो विपक्ष ने सरकार का घेराव किया। सरकार में ही कई सारे मंत्रियों के बयानों में बड़ा एक अंतर सामने नज़र आया। तो ये लगभग ये तस्वीर साफ है कि मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा विभाग की जो तमाम योजनाएं उसको लेकर बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार का या उनके तमाम जो दूसरे सहयोगी हैं मंत्रिमंडल का, उनका कोई विजन क्लियर नहीं है। इसी वजह से लगातार मंत्रियों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। और हालांकि अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश में जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उस सरकार की थी, इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा हितग्राही हैं जिन्हें 100 रुपये पर 100 यूनिट बिजली दी जाती है। हालांकि इस योजना के नाम बदलने की भी खबरें आई हैं। उसके बाद कांग्रेस नेताओं में नाराज़गी है। कमलनाथ ने ट्वीट करके ये साफ किया है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। अगर मध्य प्रदेश की जनता को राहत नहीं दी गई और अगर उन पर और भार डाला गया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा। साथ ही साथ कई सारे कांग्रेस नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कोयले की भारी कमी है। जो पावर प्लांट हैं, लगभग 9 पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं। सरकार कोयले का इंतजाम नहीं कर पा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। जो मध्य प्रदेश को कोयला मिलना था वो कोयला मिला नहीं। हालांकि चूँकि मध्य प्रदेश का काफ़ी पैसा बकाया है, हज़ारों करोड़ रुपए बकाया है, इस वजह से भी ये खबरें मिल रही हैं कि शायद जो कोल कंपनियां हैं वो इनको पुराने पेमेंट नहीं होने की वजह से कोयला नहीं दे रही हैं। तो ये एक बड़ा संकट का दौर है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में लालटेन युग की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में 10-10, 12-12 घंटे का पावर कट हो रहा है और शहरी इलाकों में फ़िलहाल अभी ये हालात नहीं बने हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं भोपाल ज़िले से लगे हुए, वहाँ पर ज़रूर कुछ घोषित पावर कट हो रहा है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले दिनों में अगर मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने हालात नहीं संभाले और पावर कट की दिक्कत ख़त्म नहीं की तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी। हालांकि इस बीच में चूंकि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उसके पहले कांग्रेस ने एक बड़ा इसको आंदोलन के तौर पर लेने का फैसला किया है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस पावर कट के एजेंडे के जरिए मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में माहौल बनाया जाए जहां विधानसभा के 3 सीटों के उपचुनाव हैं और खंडवा में लोकसभा सीट का एक उपचुनाव है। तो कांग्रेस इसी तैयारी में है कि इन तीनों चारों जो सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं वहां पावर कट से संबंधित और बिजली की ओवर बिलिंग को लेकर एक माहौल बनाया जाए सरकार के खिलाफ, जिसका तगड़ा माइलेज कांग्रेस पार्टी के चुनाव में मिल सके। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा नवीन हमको बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुखर है और सरकार की मुश्किल ये कि एक के बाद एक लगातार कई चुनौतियां इस दिशा में देखने को मिल रही। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जेपी धनोपिया के खुद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कहने पर उन्होंने कहा कि धनोपिया जी को तो वैसे ही पद छोड़ देना चाहिए, वो कांग्रेस का काम कर संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। धनोपिया जी को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जब सरकार चली गई तो आप कहां बचे। संवैधानिक दर्जे पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीतिक दल का काम नहीं करता है। धनोपिया जी बैठने जाते हैं डिबेट में और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उन पर तो वैसे ही क्वेश्चन खड़ा है। तो ये पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका गठन किया, वो अपना प्रभावी तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे और काम करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने गौशाला संचालन के लिए एक विज्ञापन के जरिए लोगों से चंदा मांगा है। यह विज्ञापन बाकायदा अखबारों में प्रकाशित किया गया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाए कि बीजेपी की राजनीति गौ माता पर चलती है। इसके बाद गौ माता के संवर्धन के लिए सरकार बजट का इंतजाम कर नहीं पाती। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लखन घनघोरिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं के लिए 128 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिर्फ 9 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कि नाकाफी है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशुधन घोषित करने के लिए लाखों चिट्ठियां प्रधानमंत्री मोदी को भेजी। कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में बनी हजारों गौशालाओं का क्रेडिट बीजेपी सरकार लेने की फिराक में है। हालांकि कांग्रेस के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। कमलनाथ जी ने शुद्ध मन से गौशालाएं खोली थी और भरपूर पैसा दिया था। गौ माता को राष्ट्रीय पशुधन घोषित किया जाए, लाखों सिग्नेचर करके नरेंद्र मोदी को भेजी, तो उस समय तो इनके कान पे जू नहीं रही कि कांग्रेस के आदमी ने चलाया। अब वो कोर्ट ने कह दिया तो आरएसएस और बीजेपी इधर से उधर झंडे लेके भागते फिर रहे हैं। गौ माता को सिर्फ एक नारा और राजनीति की विषय वस्तु मानते हैं। इनकी आस्थाएं निष्ठा कहीं नहीं है। एक भी गौशाला का निर्माण कांग्रेस की सरकार के समय नहीं हुआ। एक भी गौ के संरक्षण और उसके संवर्धन की योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई। हमने गौशालाओं का निर्माण भी किया और उसके माध्यम से गौ माता का हम पूजा कर सके, अर्चना कर सके, उनकी सेवा कर सके, इसका हमने प्रयास किया है। कांग्रेस आदिवासी आक्रोश रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करने वाली है। कांग्रेस 6 सितंबर को बड़वानी में आदिवासी आक्रोश रैली करेगी। इस रैली को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ संबोधित करेंगे। रैली के लिए बड़वानी को इस वजह से चुना ताकि खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा के मतदाताओं को साधा जा सके। दोनों ही सीटों पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। खंडवा की बात करें तो लोकसभा की बागली, मांधाता, पंधाना, नेपानगर में सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। साथ ही जोबट विधानसभा में 50% से ज्यादा आदिवासी मतदाता हैं। हाल ही में नीमच में आदिवासी युवक की मौत के बाद आदिवासी बहुल इलाकों में आक्रोश है। रैली को लेकर कांग्रेस जहां पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि रैली करने से कुछ नहीं होगा। आदिवासी वोटर बीजेपी के साथ है। और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी 12 बजे के आसपास बड़वानी एक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। इंदौर से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता और आदिवासी संगठन के लोग कांग्रेस से जो जुड़े हुए हैं वो भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। आदिवासी और मूल निवासी, कमलनाथ जी तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। पिछली बार उन्होंने कुछ चर्चा करी, स्टेटमेंट दिया तो उनको बताया गया कि सब मूल निवासी दिवस है, आदिवासी दिवस नहीं है। तो जिस आदमी को यही कन्फ्यूजन हो और यही क्लैरिटी नहीं हो तो वो क्या आंदोलन करेंगे। अब उपचुनाव आ रहे हैं तो सडनली सुगबुगाहट भी हो गई, एक्टिविटी भी हो गई और सबको घेरना भी हो गया। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जीवन देने वाली नर्मदा नदी पर बांधों की चेन बनी हुई है। बांधों की सुरक्षा के लिए उनकी डिसिल्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब तक ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे बांधों की डिसिल्टिंग कराई जा सके। दुबई के एक समूह ने बांधों की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके आधार पर जल्दी जबलपुर के बरगी बांध की डिसिल्टिंग कराई जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि बांधों की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डिसिल्टिंग से नर्मदा में आंतरिक खनन रुकेगा। यहां से निकलने वाली रेत सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगी। प्रेजेंटेशन में जब मैंने देखा तो मैं आश्वस्त हूं, बरगी बांध की डिसिल्टिंग पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं और हम सबकी आस्था है, और इसे जो यांत्रिक खनन नर्मदा में होता है उस पर भी इस डिसिल्टिंग से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि डिसिल्टिंग से जो रेत निकलेगी वो सरकारी और निजी उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
ये समझौता कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के करीब 1000 से अधिक कैडर ने हथियार डालकर मुख्यधारा में आने की शुरुआत की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को चौथा गोल्ड मेडल मिला है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बैथेल को हराकर मेडल अपने नाम किया। इसी SL3 कैटेगरी में मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को फोन कर बधाई दी। कल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कहा कि किसानों को महापंचायत तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकेंगे तो हम बैरियर तोड़ देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर टल गया। इस बीच तालिबान के निमंत्रण पर पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में अधिकारियों के साथ ISI का चीफ जनरल फैज हामिद भी शामिल है। तालिबान की नई सरकार के ऐलान से पहले काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। काबुल में महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठा रही एक्टिविस्ट को तालिबानियों ने आंसू गैस छोड़कर रोकने का प्रयास किया। 2 दिन से प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कहना है कि नई सरकार में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।